हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हमारे टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी अंडर राजीव गांधी। एज ए प्राइम मिनिस्टर साफ करने के टाइम राजीव गांधी के अंदर इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था उसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 1984 में क्या हुआ? 1984 में इंदिरा गांधी जी का जो बॉडीगार्ड था वही बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी थी। तो 1984 में इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया। तो उसी जिस दिन उनका देहांत हुआ उसी दिन शाम को राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर शपथ ग्रहण किया इंडिया का। ठीक है, तो राजीव गांधी कब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने? 1984 आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, 1984 अक्टूबर 31 को। ठीक है, उसी दिन इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ और उसी दिन उन्होंने सेम इवनिंग उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने उसी दिन ओथ ले लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के देहांत होने के बाद सबसे पहले जो मुद्दा सामने आया वो है खालिस्तान इशू, क्योंकि उनका जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी जी का, वो बॉडीगार्ड थे सिख रिलीजन से। ठीक है, वो लोग खालिस्तानी इशू को सपोर्ट करते थे और खालिस्तान इशू को लेके थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी के ऊपर गुस्सा में थे। तो इसीलिए उन लोगों ने इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी और उनका देहांत हो गया। तो इसीलिए पूरा देश में सिख रिलीजन के जो लोग थे उसके खिलाफ एक हेट्रेट शुरू हो गया था। ठीक है, ये सारी चीज़। और राजीव गांधी जी 1984 से 1989 मतलब 5 साल पूरा एज ए प्राइम मिनिस्टर इंडिया को सर्व किए, 5 ईयर तक। अब राजीव गांधी जब एज ए प्राइम मिनिस्टर इंडिया में एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व करना शुरू किए, उस टाइम जो चैलेंजेस थे, इंटरनल जो चैलेंजेस थे, उसमें सबसे पहले आता है एक तो कम्युनल वायलेंस। ठीक है, जो कि उस टाइम ज़्यादातर एंटी सिख राइट हो रहा था पूरा इंडिया में, क्योंकि सिख लोगों ने इंदिरा गांधी जी को गोली मारी थी खालिस्तान इशू को लेके। तो उन्होंने ये पहले आते जो पहला जो दिक्कत की सामना करना पड़ा उनको, वो है कम्युनल वायलेंस, एक जो कि सिख लोगों के खिलाफ पूरा भारत में एक हेट्रेट शुरू हो गया था। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, थोड़ा सा गवर्नेंस का भी इशू आ गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी इशू आ गया, क्योंकि एक रनिंग प्राइम मिनिस्टर अच्छी तरीके से देश को शासन कर रहे थे जो कि इंदिरा गांधी जी थे। अचानक से उनकी मौत, जो कि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लेके आया, और ऊपर से एक तो गवर्नेंस का भी इशू हो गया क्योंकि लोग दंगे में उतर आए। ये सारी दिक्कत शुरू हो गया। ऊपर से इंसर्जेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि जो सिख सेपरेटिस्ट थे उस टाइम, मतलब जो कि खालिस्तान इशू को लेकर लड़ रहे थे, वो सारे लोग उसका जो मूवमेंट जो वो चालू रखा था उस टाइम, खालिस्तान का जो मूवमेंट, इसलिए पंजाब के अंदर अनरेस्ट था, टेररिज्म था इन पंजाब। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में तो दिक्कत पहले से ही था, ऊपर से जम्मू कश्मीर भी था। तो ये सारे दिक्कत उस टाइम राजीव गांधी के सामने थे। उन्होंने जब एज ए प्राइम मिनिस्टर शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से ये सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, एंटी राइट, ये सारे चीज़ उनके सामने आ गए थे, उनको फेस करना पड़ा उनको। ठीक है, और ये तो एंटी सिख एक सेंटीमेंट तो चल ही रहा था। ऊपर से इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम कभी हर वक्त रहता है वो है हिंदू मुस्लिम का जो वायलेंस का जो इशू है, जो राइट का, वो भी उस टाइम चल रहा था। तो सारे दिक्कतों को सामना करते हुए उन्होंने 5 साल तक इंडिया का एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व किए, और कैसे कैसे ये सारे दिक्कत को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, ये भी हम आगे देखेंगे। और उस टाइम एक और चीज़ था, वो था असम एकॉर्ड, क्योंकि असम के जो मूल निवासी है उन लोगों ने असम में जो बाहर से आए हुए इमिग्रेंट हैं उसका जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होने लगा था उस टाइम। ठीक है, तो बांग्लादेश से जो मुस्लिम लोग आए थे उनका पॉपुलेशन, ऊपर से बाकी एथनिसिटी के लोगों का भी पॉपुलेशन असम में ज़्यादा होने लगा था। इसी के चक्कर में असम के अंदर जो मूल निवासी थे उनका, असमीज जो बेसिक असमीज लोग थे, उनका पॉपुलेशन कम होने लगा। तो इसी को देखते हुए असम में एक आंदोलन चालू हो गया था। तो उसी को ठीक करने के लिए राजीव गांधी ने असम एकॉर्ड का वादा किया था, जिसमें असम के जो मूल निवासी उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा, सारी चीज़ रहेंगे। तो ये बोल के, और बाकी जो बाहर के लोग हैं उनको असम से निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ बोल के असम एकॉर्ड करेंगे, ये ऐसे वादा किए थे उन्होंने। इस वादे के बाद असम के अंदर जो रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल टेंशन चल रहा था, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया गया था। अब ये सारी चीज़ इंटरनली हो रहा था, तो अब एक्सटर्नल जो फॉरेन पॉलिसी होगा इंडिया का, उसी टाइम तो क्या उसको ये सारी चीज़ को मैनेज करते हुए उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी में 4 बेसिक चीज़ इम्प्लीमेंट किए। तो पहला जो चीज़ था वो था एनहेंस इंडियन ग्लोबल स्टैंडिंग, अर्थात दुनिया के अंदर इंडिया का जो स्टैचर है उसको बड़ा करना है।
अर्थात फॉरेन पॉलिसी में जो भी पॉलिसी होगा, जो भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका एक ही पहला मकसद क्या होगा, पहला गोल ये होगा कि इंडिया का जो स्टैचर है ग्लोबल लेवल पे उसको बड़ा करना, ठीक है। फिर आता है एम्फसाइजिंग रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल उनके दिमाग में रीजनल मतलब साउथ ईस्ट एशिया, फिर साउथ एशिया और इंडिया के जो सेंट्रल एशिया, ये सारे जगह पे जो रीजनल जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो उनको ठीक करना है उनको। ये उनका दूसरा मेन बेसिक पॉइंट था कि एम्फसाइज रीजनल कोऑपरेशन। जो रीजन में जो भी देश है, जो भी फॉरेन देश है, उनके साथ अपना जो बिजनेस टाई अप हो या तो पॉलिटिकल टाई अप हो या तो कल्चरल टाई अप हो, ये सारी चीज़ को एम्फसाइज करके उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना और नॉन अलाइन रहना। नॉन अलाइन मतलब वही किसी भी सुपर पावर के अलाइन मत हो जाना, मतलब यूएसए के सपोर्ट में भी ना जाना, यूएसएसआर के पीछे भी ना रहना। अगर आपके साथ कोई कुछ काम है तो हम बात करेंगे, अगर कुछ खरीदना है तो पैसा देके खरीद लेंगे, लेकिन ये जो उनके साये में चला जाना कोई भी सुपर पावर को, वो हम नहीं करेंगे। हम नॉन अलाइन रहेंगे और इंडिया का एक अलग पहचान होगा, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उनका चौथा प्रायोरिटी क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उनका ये फॉरेन पॉलिसी था राजीव गांधी जी का, उनका चारों मकसद यही था, मेन जो 4 पॉइंट था। ये पहला था ग्लोबल स्टैंडिंग, जो इंडिया का जो ग्लोबल स्ट्रेचर है उसको बड़ा करना। फिर रीजनल जो कोऑपरेशन है, रीजनल जो भी आसपास के जो देश है उसके साथ कोऑपरेशन को एनहांस करना। फिर नॉन अलाइन रहना और इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ उनका फॉरेन बेसिक फॉरेन पॉलिसी के अंदर था। फिर हम क्या देखेंगे, अच्छा, फिर उनका जो फॉरेन पॉलिसी का जो एक और हिस्सा था वो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, IORA जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है, ये इंडियन ओशन के आसपास इंडिया को छोड़ के बाकी जितने सारे देश हैं उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसके साथ पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल रिलेशन को इस्टेब्लिश करना। फिर कैसे करके उसमें स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो इंडिया का जो गोल है उसको अचीव करना और उन सारे देश को इंडिया के साथ जोड़ना, ये मेन पॉइंट था। तो अगर हम मैप में देखें, ये है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। इसके आसपास इंडिया छोड़ के जो भी देश है, मतलब ये मान लीजिए ओमान, यमन, सोमालिया, केनिया, ये सारे अफ्रीका देश, फिर इस साइड बांग्लादेश, फिर थाईलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, हाँ यहाँ पे इंडोनेशिया, ये सारे देश को एक साथ डिप्लोमेसी के माध्यम से इंडिया जोड़ना अपने साथ, और इनके साथ इंडिया का जो इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और कल्चरल जो भी रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। क्योंकि ये रीजन पे इंडिया का जो एक स्ट्रेचर है उसको एनहांस करना भी उसका मकसद था। और उनका एक और मकसद था कि इस रीजन के ऊपर, मतलब इंडियन ओशन के आसपास का जो रीजन है इसके ऊपर भारत का कंट्रोल रहे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी इन इंडियन ओशन, वो तो हमने बोल ही दिया, क्योंकि उनका पहला टारगेट क्या था, सिक्योरिंग मेरीटाइम इंटरेस्ट। इंडियन ओशन के अंदर अगर इंडियन नेवी और यानी इंडिया का जो अगर कंट्रोल रहेगा तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से इसके लिए उन्होंने इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज किया। और रीजनल बैलेंसिंग पावर, जब आप समुद्र में, मतलब इंडियन ओशन में अगर आपका नेवी पावरफुल है तो आजू बाजू के जो देश है वो भी आपको रिस्पेक्ट देके चलेगा, तो एक पावर का बैलेंस भी रहेगा। क्योंकि इंडियन ओशन एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। इंडियन ओशन के ऊपर आपका कब्जा, मतलब इंडियन ओशन के थ्रू जो भी बिजनेस हो रहा है, जो देश इंडियन ओशन के थ्रू बिजनेस करता है वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा और एक पावर ऑफ बैलेंस बनेगा, ठीक है। फिर क्या है, रीजनल कोऑपरेशन को एनहांस करना, सपोर्ट, ये उसके मतलब इंडियन ओशन रिम के अंदर जो भी देश है उनको सपोर्ट करना। फिर सार्क का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम, मतलब सार्क मतलब इसके अंदर जो भी साउथ एशियन देश थे उनको जोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे राजीव गांधी जी। लेकिन बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन उतना काम किया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो थे, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान भी थे, तो पाकिस्तान की बात मान के इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था बाद में, ठीक है। तो ये सार्क बाद में उतना इफेक्टिव रहा नहीं। और इन्होंने और क्या किया राजीव गांधी जी का, वो जो मैप में हमने दिखाया, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें उनका रीच, मतलब वो पहुँचे थे, मतलब इंडिया का इफेक्ट वहाँ पे लेके गए थे। आउटरीच ऑफ अफ्रीका, इंडियन मतलब अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उसमें जो भी देश है उनके साथ इंडिया का रिलेशन उन्होंने स्थापन किया था, डिप्लोमेटिक। और बीच में क्या हुआ था, बीच में ये करते हुए उन्होंने वादा किया था कि उनका मेन जो गोल था, मतलब सारे इस एरिया के अंदर जो भी देश है, ठीक है, इस देश के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट रहे जो कि इंडिया फ्रेंडली हो, ये उनका टारगेट था। तो इसके चलते हुए एक बार श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गया था, मालदीव में कूप हुआ था, और एक बार ये सेशल्स, ये देश कहाँ पे है, सेशल्स, ये जो देश होंगे इंडियन ओशन के बीच में, यहाँ पे ये है सेशल्स, ठीक है। ये तीनों देश में श्रीलंका का सिविल वॉर और मालदीव में कूप और सेशल्स में कूप, ये तीनों में उन्होंने
बाहर से पार्टी मतलब इंडियन आर्मी को एंगेज किया था और इंडियन आर्मी इंडियन नेवी को एंगेज किया था और मालदीव का कूप रोक लिए थे, सीशेल्स का कूप भी रोक लिए थे। लेकिन श्रीलंका में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इस सिविल वॉर वाला मामले में, जो कि बाद में उनको श्रीलंकन तमिल के सामने उनको ही जो मामला था श्रीलंका का, यहाँ पे यही मामला इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बाद में उनकी जान भी चली गई। राजीव गांधी जी का मौत भी हुआ इसी श्रीलंकन सिविल वॉर में के चलते हुए, क्योंकि इसके अंदर इंडियन पीस कीपिंग जो फोर्स है वो एंगेज हो गया था। और बाद में वही चीज़ वही गुस्सा जो LTT जो तमिल रेबल्स है उनका गुस्सा राजीव गांधी के ऊपर आया बाद में, और राजीव गांधी को उन लोगों ने एक टेररिस्ट अटैक में मार दिए थे, हत्या कर दिए थे। तो अब हम देखेंगे राजीव गांधी फॉरेन पॉलिसी इंडियन ओशन रीजन में उनका क्या फॉरेन पॉलिसी है। तो जो कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, इंडियन ओशन फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, नॉन अलाइंड साउथ कॉर्पोरेशन, मतलब साउथ इंडिया के साउथ में जितना भी देश है दोनों तरफ उनके साथ कॉर्पोरेशन को ज़्यादा करना, ठीक है। फिर सिक्योर, इसका मेन क्या था, एनहेंस मेरीटाइम सिक्योरिटी। तो अगर समुद्र में कब्जा होगा इंडियन ओशन में तो मेरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया का जो बड़ा सा कोस्ट लाइन है ये सिक्योर हो जाएगा। क्या सिक्योर हो जाएगा, इंडिया का जो साउथ में जो लंबा सा कोस्ट लाइन है जो कि गुजरात से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक है, ठीक है, ये वाला हिस्सा सिक्योर हो जाएगा। इस साइड से कोई खतरा आएगा नहीं इंडिया को, ठीक है। अब इस ओशन के थ्रू एक डिप्लोमेसी भी चलता था राजीव गांधी का टाइम। क्या था वो, उन्होंने ये ओशन के थ्रू जितना भी देश था, ओशन के कोस्ट लाइन पे जितना भी देश था, ये ओशन के चारों ओर जितना भी देश था उनके साथ उन्होंने क्या किया, कोऑपरेशन शुरू किया और प्रोमोट पीस, सारे देश के अंदर पीस और प्रिवेंट एक्सटर्नल पावर्स डोमिनेटिंग इन द इंडियन ओशन, ठीक है। इन्होंने इतना इंश्योर करने की कोशिश की कि ये सारे देश में एक्सटर्नल पावर का डोमिनेंस, मतलब कोई भी सुपर पावर का, मतलब USA और नहीं तो USSR, इन दो सुपर पावर का डोमिनेंस ना रहे। ये सारे जो भी देश इंडियन ओशन के आसपास है उनमें बस उनके अंदर बस इंडिया के लिए प्यार रहे, मोहब्बत रहे और इंडिया को वो लोग माने। बाकी सुपर पावर ये सारे देश के अंदर उनका डोमिनेंस ना रहे, ये था उनका प्रायोरिटी। इसी जो इंडियन ओशन रिम पॉलिसी, रीजन ओशन रिम एसोसिएशन का जो पॉलिसी था उसके अंदर उन्होंने मॉरिशस, श्रीलंका एंड मालदीव इनके साथ टाइज को और स्ट्रेंथन किया, ठीक है। अब हम आएंगे जो शार्क का जो हम बोल रहे थे, जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये जो रीजनल जो साउथ एशिया का जो रीजन है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सारे देश को लेके राजीव गांधी जी ने मैप में अगर देखे, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान बाद में ज्वाइन किया 2007 में, उससे पहले पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये और मालदीव, ये सारे देश मिलके जो भी साउथ एशिया का देश है उस सारे देश को मिला के राजीव गांधी जी ने ये शार्क को एस्टेब्लिश किया था 1985 में, ठीक है। तो इसका एम यही था कि प्रोमोटिंग इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोशल कोऑपरेशन अमंग दिस मेंबर कंट्रीज। इसका एम यही था, ये सारे कंट्री मिलके अपने एक बिजनेस टाई को डेवलप करें, अपने कल्चरल इशू को सॉल्व करें, अपने अंदर देश में जो भी एथनिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम चल रहा है वो मिल बांट के सॉल्व करें, एक तरीके से एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हाथ बढ़ाए, हेल्प करें। तो ये था मेन मोटिव। लेकिन अगर जहाँ पर भी पाकिस्तान, ये देश जहाँ पे घुसता है सब खत्म हो जाता है। तो ये पाकिस्तान भी इस ग्रुप में था क्योंकि वो साउथ एशिया का देश था, तो उसको ऊपर से अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, तो उनको तो लेना था। लेकिन बाद में इसी के चक्कर में ये देश पाकिस्तान की वजह से ये शार्क का उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं। फिर ये जितना भी ये जो मीटिंग्स थे ये धीरे धीरे करके कम होते गए और बाद में रुक गए। अभी शार्क का उतना महत्व है नहीं, शार्क अभी किसी काम का है नहीं। अच्छा, अब हम देखेंगे उस टाइम जो प्रॉब्लम, मतलब इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम आ रहा था राजीव गांधी के सामने, उनमें से पहला प्रॉब्लम तो था ये पाकिस्तान का इशू। एक राइवलरी तो पहले से ही था, ठीक है। तो ये इशू इतना बड़ा हो गया, जो कश्मीर इशू पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो कश्मीर करता रहता है, तो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर इतना प्रॉब्लमेटिक बन गया पाकिस्तान कि शार्क को, जो मैं बोला थोड़ी देर पहले, ओवरशैडो हो गया। शार्क का सारे प्रोग्रेस, सारे काम ठप पड़ गया पाकिस्तान की वजह से, ठीक है। अब क्योंकि पाकिस्तान चाहता नहीं था कि रीजन में इंडिया का जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा हो, वो चाहता कि वो खुद का डोमिनेंस हो। लेकिन डोमिनेंस करते कैसे कैसे लोगों को हेल्प करते, कैसे इकोनॉमी ग्रोथ करते, उसको तो कुछ मालूम है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास दिमाग तो है नहीं। तो लेकिन उनको बनना था क्या, बनना था उनको पूरे रीजन में उनका डोमिनेंस चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन टैलेंट तो है नहीं। तो दिक्कत यहीं पे है, जब आपके पास नहीं है और टैलेंट है नहीं, आपको जानते, पढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हो और अपने आप को अपग्रेड करने की भी कोशिश नहीं करते हो, तब जाके ऐसे हालत होता है। तो उन्होंने, पाकिस्तान की वजह से क्या हुआ, वो कश्मीर करता गया,
ना कश्मीर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ना पाकिस्तान का इकोनॉमी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसका इकोनॉमी धीरे धीरे करके नीचे आज के दिन में तो एकदम ख़त्म ही हो गया उनका इकोनॉमी। और ऊपर से ये शार्क का जो ग्रोथ होता वो भी पूरे रीजन में इंडिया छोड़ के बाकी देश का भी हालत ख़राब ही रह गया। ठीक है, तो अब आते हैं लिमिटेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। राजीव गांधी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए तो बहुत चाहते थे, लेकिन उस टाइम इतना प्रॉब्लम चल रहा था। ये तो शार्क के नीचे चला गया, कश्मीर इशू चल रहा था, बाकी देशों के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा था, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, मालदीव के अंदर कूप होने की कोशिश चल रहा था, सीशेल्स के अंदर कूप होने की कोशिश चल रहा था। ये सारे दिक्कत की वजह से एक दूसरे के साथ ठीक ठाक इंटर रिलीजन ट्रेड हो नहीं पाया, और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजीव गांधी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए उसका गोल था, लेकिन वो अचीव हुआ नहीं उस टाइम। ठीक है, और जो मैं बोला, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, बहुत सारे श्रीलंका और बाकी देश के अंदर कूप होने की कोशिश चल रहा था, और उस टाइम 2007 के बाद अफगानिस्तान के अंदर भी ये सारे सिविल वॉर चालू हो गए थे। तो ये सारे दिक्कत की वजह से इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। अच्छा, अब आएंगे हम श्रीलंका के साथ क्या इशू हुआ था। ये श्रीलंका का जो इशू है इंडिया और श्रीलंका राजीव गांधी के टाइम में, जहाँ पे वो LTT वाला एंगल आता है, तो इसको लेके हम अलग से एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे चीज़ क्या हुआ था उस टाइम। एक्चुअली श्रीलंका के अंदर जो इंडियन तमिल थे और श्रीलंकन जो तमिल है, वो पॉपुलेशन में टोटल श्रीलंका का पॉपुलेशन का कितना था, तमिल लोग थे 15% मैक्सिमम, और बाकी 85% कौन थे, सिनालीस। कौन थे, 85% सिनालीस। ठीक है, जब श्रीलंका 1949 में आज़ाद हुआ, तो उसके पहले से ये जो तमिल लोग थे, ये लोग एडुकेटेड थे, क्योंकि ये लोग जहाँ पे रहते थे, मतलब नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका, वहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने ज़्यादातर स्कूल अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ही बनाया था। तो वही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर ये तमिल लोगों को मिला, और तमिल लोग अच्छे से एडुकेटेड हो गए थे। ठीक है, जब ब्रिटिश चले गए, उसके बाद ये जो गवर्नमेंट बना श्रीलंका का, वो ज़्यादातर मेजोरिटी का गवर्नमेंट, मतलब सिनहनीस लोगों का गवर्नमेंट बना। तो उन लोगों ने क्या किया, तो सिनहनीस लोगों को गवर्नमेंट जॉब में आगे लाने के लिए धीरे धीरे करके तमिल लोगों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो इसी चलते हुए तमिल जो लोग थे वो गुस्सा हो गए, और सरकार के खिलाफ, श्रीलंका के जो सरकार है उसके खिलाफ हथियार उठा लिया। उनमें से एक ग्रुप था LTTA, जो कि उसका जो लीडर था उनका नाम था प्रभाकरन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, एक हथियार वाला जो लड़ेगा, एक होगा सुइसाइड बॉम्बर, और एक एयरमैन, मतलब जो लोग LTTA के टेररिस्ट जो एयरक्राफ्ट उड़ाना जानते थे। तो 3 ग्रुप बना के वो श्रीलंका के जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ लड़ने लगे। तो और श्रीलंका की भी गवर्नमेंट और तमिल लोगों के खिलाफ लड़ने लगे। तो इनमें इस सिविल वॉर में तमिल लोग भी बहुत लोग उनकी जान जाने लगे। तब जाके इंडिया में जो तमिलनाडु है, वहाँ के जो तमिल लोग हैं, उन्होंने राजीव गांधी जी को बोला कि आप कुछ कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद कीजिए। तब जाके राजीव गांधी ने यहाँ पे श्रीलंका के अंदर जो ये चल रहा था, ये जो सिविल वॉर चल रहा था, उसमें इंटरेस्ट लिया, और श्रीलंका के उस टाइम जो CM थे जयवर्धने जी, उनके साथ एक एकॉर्ड साइन किया, जो कि श्रीलंका एकॉर्ड है। ठीक है, जो कि ये जुलाई महीने में 1987 में, जो कि श्रीलंका एकॉर्ड बोला जाता है, 29 जुलाई को हुआ था ये। लेकिन इस एकॉर्ड्स के बाद, इस एकॉर्ड में ये जो LTTA का जो लीडर थे, वो पहले तो बोले थे हम श्रीलंका के खिलाफ फिर से हम जंग छोड़ देंगे, हथियार उधर सरेंडर कर देंगे, लेकिन बाद में ये उन्होंने हथियार सरेंडर किया नहीं, और श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ ये जंग जारी रखी। तो अभी हालत एकॉर्ड के हिसाब से अभी श्रीलंका के अंदर बहुत सारे तमिल, जो जहाँ पे तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस सारे रीजन को श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑटोनॉमी देना था उनको। इस एकॉर्ड के मतलब, ये जो एकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी और श्रीलंका की प्रेसिडेंट के, ये CM के बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में, जयवर्धन जी के बीच में, ये राजीव गांधी जी है और ये जयवर्धन जी है। तो इन दोनों के बीच में जो ये एकॉर्ड हुआ था, इसके हिसाब से श्रीलंकन गवर्नमेंट को जो भी तमिल पॉपुलस एरिया जो है, जहाँ पे तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं श्रीलंका के अंदर, उस जगह को एक ऑटोनॉमी दिया जाएगा, और तमिल लोगों के ऊपर जो ये जंग चल रहा है, उनके ऊपर जो आर्मी एक्शन ले रही है, ये सारे बंद हो जाएगा, और तमिल लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब में ठीक ठाक हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ एकॉर्ड में था। और क्या था, और इसके बदले इंडिया बाकी जो तमिल रेबल्स ग्रुप है, जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है, उसको समझाएगा राजीव गांधी जी के थ्रू, और इंडिया का ये जिम्मेदारी होगा कि उसको समझा के वो लोग हथियार डाल दे और गवर्नमेंट के साथ एक पीसफुल एग्रीमेंट कर ले। ये इंडिया के ऊपर ये दायित्व आ गया था राजीव गांधी के ऊपर। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या, इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर इंडिया से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को भेजा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब हुआ जब इस LTT वाले, मतलब प्रभाकरण के लोग, जो कि LTT का क्या था, LTT जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसका हेड था, उनके साथ उस LTT ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका
प्रॉब्लम चालू हो गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का। तो अभी वो LTT का जो अटैक्स है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ साथ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर भी आने लगे, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हो गया। बाद में ये LTT इतना गुस्सा थे राजीव गांधी के ऊपर, LTT ने बोला कि हम एकॉर्ड को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बाद में 1991 में राजीव गांधी के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक करवा के राजीव गांधी जी का हत्या कर दी थी ये LTT ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और यही चीज़, यही श्रीलंका का सिविल वॉर राजीव गांधी के ऊपर बहुत भारी पड़ गया और उनकी जान ले ली। ये है इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन उस टाइम था। तो बीच में क्या हुआ, 1989 में राजीव गांधी जी एज ए PM इलेक्शन में हार गए, और उनके जगह पे इलेक्शन में मतलब उनकी जगह में PM कौन बने, VP सिंह। और VP सिंह CCM बनते क्या किया उन्होंने, पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका से वापस बुला लिया, क्योंकि उनके श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा था वो कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था, ऊपर से इंडियन फोर्स के कैजुअलिटी ज़्यादा हो रहा था, मतलब इंडियन फोर्स भी वहाँ पे शहीद होने लगे थे। तो ये दिक्कत को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि हम पीस कीपिंग फोर्स को वापस ले लेते, अपना सिविल वॉर खुद ही निपटो, ठीक है। लेकिन LTT वाले इतना गुस्सा थे राजीव गांधी के ऊपर, तो बाद में उन्होंने राजीव गांधी के ऊपर टेररिस्ट अटैक करवा के, सुसाइड बॉम्बिंग करवा के उनका हत्या कर दी, ठीक है। ऐसे करके ये प्रॉब्लम एक बड़ा रूप ले लिया था। तो वही हमने बोले जो इशू हो रहा था, तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से दर्जे से हटा। पहले तमिल लैंग्वेज को उतना वैल्यू नहीं दे रहा था श्रीलंकन गवर्नमेंट, लेकिन एकॉर्ड के बाद तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था श्रीलंका के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे इंडिया के साथ मालदीव का जो रिलेशन था। इंडिया के साथ मालदीव का रिलेशन बहुत ही सही था उस टाइम, राजीव गांधी के टाइम, क्योंकि मालदीव के अंदर वही आपको जो थोड़ी देर पहले श्रीलंका के बारे में बोले, श्रीलंका के अंदर जो LTT जो फोर्स था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तो ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ये यहाँ पे है मालदीव, ये मैप में अगर देखें तो यहाँ पे ये है मालदीव। मालदीव के अंदर तख्ता पलट की कोशिश किया जा रहा था, ठीक है। जो प्रेसिडेंट थे मामून अब्दुल गयूम, इनको हटा के किसी और को बिठाना चाहते थे ये मालदीव वाले, और उसको हेल्प कौन कर रहा था, श्रीलंका के अंदर जो LTT वाले थे। तो अब जाके राजीव गांधी ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया और इंडियन नेवी ने मालदीव पहुंचा, और उनका जो सरकार था गयूम का, उनको बचा लिए गए थे। क्योंकि इनको इसलिए बचा लिया गया था क्योंकि गयूम का सरकार राजीव गांधी यानी इंडिया का फ्रेंडली गवर्नमेंट था। तो राजीव गांधी का प्राइमरी गोल यही था, जो आसपास के जो देश है उसके अंदर जो गवर्नमेंट होगा वो इंडिया फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मालदीव का रिलेशन। उसके बाद सेशल्स में भी वही हुआ 1986 में, जब ये तख्ता पलट की कोशिश किया जा रहा था तो प्रेसिडेंट रेनेस के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तब जाके इंडियन नेवी डिप्लॉय हुआ और इंडिया ऑपरेशन फ्लावर आर ब्लूमिंग करके एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ। और ये जो रेने जी का गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट थे, उनका गवर्नमेंट को बचा लिया गया था राजीव गांधी के द्वारा, क्योंकि टारगेट वही था कि आसपास के देश में जो सेशल्स है इंडिया से यहाँ पे है, इंडियन ओशन के बीच में, तो मकसद वही था कि आसपास के देश में इंडियन फ्रेंडली गवर्नमेंट रहे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जब हम देख रहे थे, तो ये जो राजीव गांधी जी का जो फॉरेन पॉलिसी बनाए थे राजीव गांधी, उसमें हम जो भी देखे, उसमें एक चीज़ हमने जो 4 मेन पॉइंट हम लोगों ने नोटिस, मतलब एक नोटिसेबल पॉइंट था, वो क्या था, रीजनल रोल, मतलब रीजन में उनका एक कंट्रोल होना चाहिए, ये गोल वो पहले से ही था। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की कोशिश तो बहुत सारे किए, शार्क बनाए, एक दूसरे का रिलेशन करने की कोशिश करे एक दूसरे देश के साथ, लेकिन हर देश के अंदर कुछ ना कुछ उस टाइम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल ही रहा था, तो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाला एंगल सही से काम नहीं आया, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट तो था ही, और राजीव गांधी एक पहला प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का जिन्होंने चैलेंजेस ऑफ इंटरवेंशन, मतलब उन्होंने बाहरी फॉरेन कंट्री में उनके पॉलिटिक्स में इंटरवीन मतलब उनके पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की, और उसको, जैसे कि बहुत सारे सुपर पावर करते हैं, कि US ने इराक के अंदर घुस के बमबारी कर दी, इराक के गवर्नमेंट को हटा दिया, कि दूसरे गवर्नमेंट को, सऊदी अरब के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिए, ठीक है। तो ऐसे जो बाहर के देश दूसरे देश के अंदर जो भी इंटरवीन करके उसका गवर्नमेंट को हेल्प करता है या तो गवर्नमेंट को गिरा देता है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये पहली बार राजीव गांधी जी के इंडिया की तरफ से पहली बार शो किया। क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले श्रीलंका के अंडर सिविल वॉर को ख़त्म करने की कोशिश की, फिर मालदीव के अंदर कूप को रोक दिया, फिर सेशल्स के अंदर कूप को रोक दिया, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने ये इंटरवीन वाला जो पॉलिसी है ये चालू किया। तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये इंदिरा गांधी जी भी तो पाकिस्तान को तोड़ दिए थे, तो वो भी तो इंटरवीन किए थे। हाँ, वो इंटरवीन किए थे, लेकिन वो एक जंग के अंदर था, मतलब एक, क्योंकि ये जो 1970 वॉर है उसका प्लानिंग इंदिरा गांधी जी और श्याम मानेकशॉ ने मिलकर बहुत पहले से किए होंगे, लेकिन उसका जो थियोरेटिकल जो शुरुआत हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर से, मतलब तब तो वेस्ट पाकिस्तान था, वहाँ से इंडिया के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन अंदर आया इंडिया के अंदर, और इंडियन का जो एयर
एयर जोन है उसको वायलेट किया और इंडियन एयरफोर्स के जो बेसेस थे उसके ऊपर बमबारी की। तो तब वहाँ से इंडिया पूरी तरीके से जंग चालू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में। तो यहाँ पे जो है इंडिया पहले इंटरवीन नहीं किया था, इंडिया प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राजीव गांधी जी पहले ही, जब प्रॉब्लम उसके देश के अंदर था, श्रीलंका के अंदर, इंडिया अगर चाहता तो नहीं भी घुस सकता था, लेकिन इंडिया घुसा। जो कूप होने की कोशिश हो रहा था मालदीव के अंदर हो रहा था, इंडिया चाहता तो नहीं भी रोक सकता था उसको, लेकिन इंडिया ने रोका। सिसिल्स के अंदर भी कूप होने की जो कोशिश हो रहा था वो देश के अंदर ही हो रहा था, उस देश के सिसिल्स के अंदर, लेकिन इंडिया ने अंदर खुद जाके रोका। इंडियन गवर्नमेंट मतलब राजीव गांधी जी का जो ये जो पॉलिसी है, हम आगे जाके रोक लेंगे सब कुछ, जो हमारे फ्रेंड है उनको बचा लेंगे, ये पॉलिसी उन्होंने पहली बार चालू किया, इंटरवेंशन की पॉलिसी, ठीक है। अब आते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन तो हम जानते ही है, वो कभी पाकिस्तान, जब आपकी पड़ोसी के दिमाग में कुछ बुद्धि एकदम नहीं होता है तो ऐसे होता है। तो जो भी है उस टाइम फिर भी राजीव गांधी जी ने कोशिश की, क्रिकेट डिप्लोमेसी करके एक प्रोग्राम लेके आया, दोनों देश के बीच में क्रिकेट को इन्हांस किया गया, एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेले, उसको बोला जाता है एफर्ट ऑफ डायलॉग क्रिकेट डिप्लोमेसी। ऊपर से उसके कुछ दिन पहले 1984 में इंदिरा गांधी जी के आदेश से सियाचिन कब्जा लिए थे इंडियन आर्मी ने, ठीक है। इंडियन आर्मी ने क्या किया था 1984 में, सियाचिन ग्लेशियर जो है, अगर कश्मीर की मैप देखें हम लोग कुछ इस तरीके से दिखता है, तो ये वाला जो हिस्सा है पाक ऑक्युपाइड पीओके है, ठीक है। ये वाला हिस्सा है अक्साई चीन, ये जो एरिया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी चीन का एरिया है, जो ये जो एरिया है जहाँ से अक्साई चीन में भी हम नज़र रख पाएंगे, पाकिस्तान में भी नज़र रख पाएंगे, और ऊपर से जो चाइना है उसको भी नज़र रख पाएंगे, क्योंकि ये जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट का नाम है सियाचिन। तो इसको 1984 में इंडिया ने ले लिया था, सियाचिन ग्लेशियर को। उसके बाद और भी इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन था और भी स्ट्रेंड हो गया था, फिर भी राजीव गांधी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी करके कुछ कोशिश की है, ठीक है। और उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर वेपन के पीछे भाग रहा था, मतलब कैसे न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो ये सारी चीज़, क्योंकि 1974 में जो पीसफुल ब्लास्ट हो तो इंदिरा गांधी जी ने और होमी जहांगीर भाभा ने मिलकर कर ही दिए थे, तो उसके बाद से पाकिस्तान और ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो लोग भी न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन उसी को लेके और भी टेंशन माहौल था, लेकिन इंडिया वो चाहता नहीं था। ये सारी चीज़ उस टाइम फैक्ट चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अब पहले पाकिस्तान दुनिया का अनोखा देश है जिसके पास खाने के लिए आटा रोटी कुछ नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बम है, ठीक है। तो ये अजूबा है पूरी दुनिया का ये देश। तो अब आते हैं उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशन में। तो उस टाइम बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम थे हुसैन मोहम्मद एरशाद, ठीक है। तो उनके साथ जो बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो मेन इशू था वो था इकोनॉमिक टाइज। तो बिजनेस टाइज तो बहुत अच्छा किया, उसके ऊपर काम किया राजीव गांधी जी, और बिजनेस टाइज को एनहांस किया। फिर फराक्का बैरेज, जो कि जहाँ पे गंगा नदी भारत से बांग्लादेश के अंदर एंटर करता है ना, वहाँ पे एक इंडिया के अंदर, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल प्रोविंस है, वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसके अंदर एक बैरेज है, उसका नाम है फराक्का। तो वहाँ से कितना पानी बांग्लादेश को दिया जाएगा गंगा नदी का, और कितना पानी रोका जाएगा, ये सारे चीज़ का ये एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम। तो ये जो फराक्का बैरेज को लेकर जो डिस्कशन, जो प्रॉब्लम हुआ था, उसको वाटर शेयरिंग का जो प्रॉब्लम हुआ था, वो भी उस टाइम मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था, उस टाइम प्रॉब्लम का सॉल्व हुआ था, ठीक है, डिस्कस करके। और बॉर्डर में जो भी मिसमैनेजमेंट था, जो भी इमिग्रेंट आ रहा था कि कोई बॉर्डर डिमार्केशन सही नहीं था, ये सारे चीज़ के ऊपर डायलॉग हुआ और एक एक करके प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ उस टाइम। फिर आते हैं इंडिया और नेपाल की रिलेशन में। इंडिया और नेपाल की रिलेशन उस टाइम हमेशा तो अच्छा था ही नेपाल के साथ रिलेशन, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेंड हो गया था, क्योंकि उस टाइम क्या था, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड आफ्टर डिस्प्यूट ओवर रिन्यूअल ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट कॉजिंग सिग्निफिकेंट टेंशन। उस टाइम क्या था, नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, ठीक है, लेकिन उसके लिए एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट और ट्रेड का जो रिन्यूअल है, ये सारी चीज़ को फिर से रिन्यू करना था। तो उस टाइम इस इशू को लेके एक प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा बहुत, तो उसी को लेकर उस टाइम स्ट्रेंड चला, ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी जो हुआ इसके ऊपर। फिर क्या हुआ, नेपाल्स एफर्ट टू असर्ट ग्रेटर इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडिंग इंपोर्टिंग आर्म्स फ्रॉम चाइना। तो एक्चुअली नेपाल उस टाइम क्या चाह रहा था, उनका एक्चुअली नेपाल तो लैंड लॉक कंट्री है, उनका ऊपर चाइना है नीचे इंडिया है, तो नेपाल उस टाइम चाइना से हथियार इंपोर्ट करना चाह रहे थे। तो भारत ने बोला कि आप हथियार इंपोर्ट करोगे तो वो यूज़ किसके खिलाफ करोगे, तो आपके साथ तो हम तो फ्रेंडली हैं, इंडिया का सोच यही था। तो इसी चक्कर में इंडिया के साथ रिलेशन उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेन हो गया था, तो इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया था ये इसके ऊपर, नेपाल के ऊपर, जो कि और भी टेंशन को ज़्यादा कर दिया। और बाद में इंडिया स्टैब्लिश सपोर्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल, नेपाल के अंदर फिर डेमोक्रेटिक मूवमेंट चालू हुआ, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया,
which eventually led to the downfall of the पंचायत सिस्टम। उसके बाद नेपाल के अंदर जो पंचायत सिस्टम था उसका डाउनफॉल हुआ, 1990 में ये डाउनफॉल हुआ। ठीक है, ये था इंडिया नेपाल का रिलेशन एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी। फिर आते हैं हम भूटान के साथ। इंडिया और भूटान का रिलेशन जो था उस टाइम, वो तो उस टाइम भूटान के किंग कौन थे? किंग जिग्मी शिंगियम वांगचुक। ठीक है, भूटान के साथ हमेशा ही इंडिया का रिलेशन जो फ्रेंडली था। ठीक है, कभी कोई दिक्कत आया नहीं भूटान के साथ। भूटान में इंडिया को कभी कोई दिक्कत दिया नहीं, तो भूटान के साथ हमेशा रिलेशन फ्रेंडली था। तो उस टाइम भी फ्रेंडली था, और इकोनॉमिक जो असिस्टेंस था भूटान और इंडिया का वो भी ज़्यादा हुआ। तो उस टाइम भूटान का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और उसी के साथ इंडिया का भी डेवलपमेंट हुआ भूटान के इशू में, और पार्टिकुलरली इन हाइड्रो पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कंटिन्यू इंडिया सपोर्ट टू भूटान। भूटान के अंदर एक हाइड्रो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम काम किए। अब आएंगे हम म्यांमार रिलेशन। तो ये इंडिया और म्यांमार का रिलेशन उस टाइम क्या था? उस टाइम क्या था, म्यांमार के अंदर उस टाइम मिलिट्री जुंटा और इंडिया अलाइनमेंट विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। उस टाइम मिलिट्री रूल चल रहा था जो जुंटा के अंदर थे। ठीक है, इंडिया प्रोवाइड असाइलम टू प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। उस टाइम म्यांमार के अंदर जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, ये इनका नाम थे सान शू की। ये जो इंसान है ये अभी फिलहाल म्यांमार के उसके बाद, मतलब कुछ 10-15 साल पहले ये म्यांमार की फिर से पावर में आ गए थे, रूलिंग पार्टी करके ये पावर में थे। लेकिन बाद में जुंटा का एक और भी, अभी म्यांमार के अंदर आर्मी रूल चल रहा था, तो उन्होंने इनको फिर से डेमोक्रेसी को हटा के मिलिट्री रूल चालू हो गया म्यांमार के अंदर, और इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे उस टाइम, वो भाग के म्यांमार से भाग के इंडिया आ गए थे, सन सू की। ठीक है, इसको लेके इंडिया म्यांमार के रिलेशन के अंदर एक स्ट्रेन चालू हो गया था ये मिलिट्री जुंटा के साथ राजीव गांधी जी का। तो बात ये है कि म्यांमार, उस टाइम म्यांमार और इंडिया के बीच में जो एंगेजमेंट था वो लिमिटेड हो गया था, क्योंकि इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी था, फिर जुंटा ने उसको टेक ओवर करके मिलिट्री शासन लगा दिए थे। ये थे डेमोक्रेसी के थ्रू पावर में ये सन सू की थे, तो इनको डेमोक्रेटिक असाइलम, मतलब पॉलिटिकल असाइलम इंडिया ने दिया, और इंडिया के खिलाफ म्यांमार थोड़ा सा भड़क गए। ये था उस टाइम इंडिया और म्यांमार के रिलेशन। फिर हम आएंगे ये चाइना वाला एंगल, इंडिया और चाइना का रिलेशन। ठीक है, इंडिया और चाइना के 1962 वॉर जो हुआ था प्राइमरीली, उसके बाद से इंडिया और चाइना का रिलेशन उतना अच्छा था नहीं। फिर भी उनके टाइम में एक और स्टैंड अप हुआ जो कि 1986 में हुआ था। स्टैंड अप कहाँ पे हुआ था? इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में समदरलंगचू वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर मैप में देखें तो ये जो जगह है, यहाँ पे एक स्टैंड अप हुआ था उस टाइम। बाद में स्टैंड अप रिजॉल्व हुआ, तो इसके बाद द लैंडमार्क मूवमेंट इन बायलैटरल रिलेशन एज इट सिग्नल्ड इंडियाज इंटेंशन टू रीसेट रिलेशन। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम ये स्टैंड अप 1986 में हुआ। फिर 1988 में राजीव गांधी जी क्या किए? एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चाइना गए आफ्टर 1962 वॉर। दिस विजिट वॉज लैंडमार्क। तो इसके वजह से ये जो विजिट हुआ राजीव गांधी का चाइना के अंदर, तो इंडिया ने अपना इंटेंशन चाइना के सामने रखा कि हम लोग बॉर्डर इशू में सॉल्व चाहते हैं, और अपने के चाइना और इंडिया के बीच में जो भी बिजनेस रिलेशन, जो भी टाई अप था, उसको भी इनहांस करना चाहते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे और इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन इसको हम इनहांस करेंगे। ठीक है, ये इंडिया की तरफ से चाइना के पास ऑफर गया, क्योंकि राजीव गांधी खुद ही 1962 वॉर के बाद ये पहला प्राइम मिनिस्टर बने जो चाइना विजिट के लिए गए। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिया वॉज ऑल्सो बिगिनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज इन एशिया इंक्लूडिंग अप्रोच टू द सोवियत यूनियन विच हैज़ बीन ए की एलाई ऑफ इंडिया। ये तो सब हम जानते हैं, यूएसएसआर के साथ तो इंडिया का पहले से एक एलाई तो था ही यूएसएसआर, जो कि आज के दिन यूएसएसआर तो है नहीं, तो आज रशिया है। ये हो गया इंडिया चाइना रिलेशन। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि राजीव गांधी के टाइम में भी एक स्टैंड अप हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। वो कहाँ पे हुआ था? समदरलंग। ठीक है, समदोरंग ये जो जगह है, समदरंगचू वैली, ये एक वैली है। इस वैली पॉइंट में स्टैंड अप हुआ था, जो कि मैकमोहन लाइन के ऊपर ही है। मैकमोहन लाइन मतलब अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना का जो बॉर्डर है, उसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अब आएंगे इंडिया जापान रिलेशन। राजीव गांधी जी, जापान उस टाइम एक टेक्निकली एडवांस देश था। ठीक है, तो राजीव गांधी जी का दिमाग में हमेशा की था कि जापान के साथ हम कुछ भी बिजनेस एग्रीमेंट करके वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर अगर ला पाएंगे, वो जहाँ पर जापान से अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया पे आएगा तो इंडिया तरक्की करेगा। ठीक है, तो 1985 में जापान में उन्होंने विजिट किए, और उन्होंने बायलैटरल जो रिलेशन है इंडिया और जापान का उसको स्ट्रॉन्गर किया, उसको और स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश की। फिर क्या किया? फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एनहांस किया, शोकेसिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन फॉर जापानीज इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जापान के सामने ये बोला कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप इंडिया के अंदर कीजिए, इंडिया के अंदर आप अपना प्लांट बनाइए, जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं आप कीजिए। इंडिया के अंदर आपको लेबर मिल जाएगा, वो भी कम प्राइस में, तो आपका जो कॉस्टिंग पड़ेगा वो भी कम पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है। तो ये सारी चीज़ उन्होंने जापान के सामने रखा और ऑफर किए। ठीक है,
तो वाइल इकोनॉमिक ट्राई तो इम्प्रूव हुआ इससे, लेकिन स्ट्रेटेजिक जो एंगेजमेंट होता है वो उतना अच्छा हुआ नहीं जापान के साथ, क्योंकि जापान एक यूनाइटेड स्टेट का एलाई था कोल्ड वॉर के दौरान और इंडिया थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ था। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक टाई डेवलप तो हुआ, लेकिन स्ट्रेटेजिक कुछ एंगेजमेंट हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जापान रिमेन क्रिटिकल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऊपर से इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो काम कर ही रहा था 1974 के बाद से, जब से पीसफुल एक्सप्लोजन किया उसके बाद वेपन ग्रेड बनाने की कोशिश तो चल ही रहा था। कैसे भी करके जो पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया वही अब वेपन ग्रेड न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते तो पूरा का पूरा हम लोगों का काम खत्म हो जाता। तो वही कोशिश चल रहा था, तो उसको लेकर भी जापान नहीं चाह रहा था कि जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करे। ठीक है, ऊपर से उस टाइम इंडिया ऊपर से जापान को भी कुछ थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया था, क्योंकि उसका अलाइनमेंट विद वेस्टर्न पावर्स एंड नॉट टेकिंग मोर इंडिपेंडेंट स्टैंड विद इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो नॉन अलाइन जो मूवमेंट चल रहा था इंडिया के अंडर, इंडिया और बाकी अफ्रीकन कुछ साउथ ईस्ट एशियन देश के साथ जो नॉन अलाइन चल रहा था मूवमेंट, उसमें जापान पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा था। तो उसके लिए भी इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया जापान को। ये सारी चीज़ चल रहा था जापान के साथ, और जापान के साथ जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ वो इंडिया के लिए एक लाभदायी प्रोजेक्ट था। तो जापान के साथ क्या क्या हुआ, जापान एक तो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इंडिया के अंदर लेके आया। फिर क्या लेके आया, फिर दिल्ली मेट्रो का जो कॉन्सेप्ट है ये सारी चीज़ उस टाइम ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन लेट 1980। ठीक है, जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया के अंदर जापान का इन्वेस्टमेंट आया। फिर जापान का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, राजीव गांधी जी गवर्नमेंट शॉट जापान इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ इंडियाज बुक इकोनॉमी। ठीक है, राजीव गांधी ने क्या किया, जापान से बहुत सारे चीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करवाया इंडिया के अंदर और टेक्निकल जो एडवांसमेंट है जापान में उसको रिकॉग्नाइज़ किया। राजीव गांधी ने बोला कि आप लोगों का जो टेक्निकल एडवांसमेंट है सच में बहुत बढ़िया है, और हम भी चाहते हैं कि हम जापान के लोग, जापान के गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया को हेल्प करें, जैसे कि इंडिया भी जापान की तरह एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रास्ते पे चल पड़े। तो ये सारी चीज़ राजीव गांधी कोशिश कर रहे थे। जापान उस टाइम जापानी जो कंपनी है जो सुजुकी, जो कि बाइक और कार बनाते हैं, प्लेड ए पिवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उस टाइम राजीव गांधी के टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ राजीव गांधी के टाइम, क्योंकि वो सुजुकी जो कंपनी है, क्योंकि हम लोग जब इंडिया का जो कंपनी है मारुति और जापान का सुजुकी, ये दोनों मिल के उस टाइम मारुति सुजुकी बहुत सारे बाइक बनाए, फिर मारुति सुजुकी मिल के कार बनाए उस टाइम। आज पहले मारुति सुजुकी 800 एक कार आता था छोटा करके, लेकिन बहुत काम का था। तो मारुति सुजुकी का पार्टनरशिप हुआ और ये एक हॉलमार्क एग्जाम्पल था, क्योंकि ये कंपनी बाद में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया और इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को एकदम बदल दिया। ठीक है, अब आएंगे लास्ट में इंडिया और यूएसए की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था। उस टाइम यूएसए के अंदर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब बहुत आगे जा रहा था। तो उस टाइम इंडिया और यूएसए के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता, अर्थात जिसको हम MOU बोलते हैं, वो साइन हुआ। वो क्या, किसको लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर यूएसए से। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया ने यूएसए से बोला कि आप हमें क्रे XMP-24, ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये इसका फोटो है, ये कंप्यूटर आप इसका जो टेक्नोलॉजी है इसको इंडिया को दीजिए और इंडिया भी सुपर कंप्यूटर बनाएगा। लेकिन यूएसए तो यूएसए है, उन्होंने सोचा कि जो देश 1974 में पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, तो उस देश को अगर हम ये एडवांस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर दे देते तो ना जाने शायद वो देश, मतलब इंडिया, इस कंप्यूटर को कहाँ यूज़ करे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में, डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में शायद इस कंप्यूटर को यूज़ करे। ये सोच के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को कुछ ये कंप्यूटर नहीं दिया। तो उन्हें उसके बाद बहुत सारे नेगोशिएशन और मीटिंग्स के बाद उन्होंने क्या पकड़ा दिया इंडिया को, एक उससे थोड़ा सा डिग्रेडेड, मतलब उससे 1-2 स्टेप कम वाला जो कंप्यूटर है, वो क्या था, क्रे XMP-14, ये जो कंप्यूटर है इसके बदले, जो कि ये इससे इन्फीरियर कंप्यूटर था। ठीक है, ये हाईएस्ट कंप्यूटर था उस टाइम, बेस्ट कंप्यूटर था, एक्चुअली बेस्ट सुपर कंप्यूटर था, बेस्ट। लेकिन ये वाला जो कंप्यूटर था क्रे XMP-14, जो 24 से कम था, मतलब इन्फीरियर था, तो ये वाला कंप्यूटर इंडिया को पकड़ा दिया। ठीक है, ये था यूएसए और इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम जो थोड़ा सा हुआ। तो यही था राजीव गांधी के टाइम में जो भी हुआ, जो भी फॉरेन पॉलिसी था, जो भी इंटरनेशनल इशू था, वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और 1991 में राजीव गांधी का देहांत हुआ, वो भी एक टेररिस्ट अटैक में तमिलनाडु में। वो एक सभा में गए थे, वहाँ पे एक सुइसाइड बॉम्बर ने उनके पास गया, और वही सुइसाइड बॉम्बर एक लड़की थी, एक ज़्यादा उम्र नहीं थी उस लड़की की, तो उस लड़की का नाम भी शायद था धनु।
ऐसे करके कुछ नाम था। तो उन्होंने जाके राजीव गांधी जी के पास जाके अपना सुइसाइड बॉम्ब फोड़ दिए और राजीव गांधी जी का देहांत हो गया। तो उन्होंने उस टाइम जब उन्होंने ऐसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे शासन किया, उस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम था। उन्होंने कोशिश की इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी अपग्रेड करने की कोशिश की। तो लास्ट में उन्होंने जापान से भी, जो सबसे बढ़िया काम उनका ये था कि वो जापान से जो सुजुकी का जो उनके सुजुकी के साथ इंडिया का कंपनी मारुति का जो टाई अप हुआ था, वो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट दिया, ठीक है। और बाकी उन्होंने बहुत सारे पास के जो इंडियन ओशन के आसपास जो भी देश है उनके साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन किया और बहुत सारे देश की जो इंडियन फ्रेंडली गवर्नमेंट थे उसको बचा लिए। तो उनकी तरफ से उन्होंने कोशिश सारी की। तो राजीव गांधी का फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर जो है वो इतना ही है, आज के लिए इतना ही। और अगर हम लोगों की ये कंटेंट, हम लोगों की वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज की वीडियो इतना ही, आज की कंटेंट इतना ही। तो थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।